नमस्कार। आज हम इस वीडियो में मोहनजोदड़ो सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ की नगरीय जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मोहनजोदड़ो शब्द सिंधी भाषा का है और इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। सिंधी भाषा का शब्द है मोहनजोदड़ो, उसका मतलब है मृतकों का टीला। और इस टीले की खोज सबसे पहले 1922 में राखलदास बनारसी ने की। मृतकों के इस टीले की खोज, मोहनजोदड़ो के इस टीले की खोज 1922 में हुई थी। खोज करने वाले व्यक्ति थे, खोज करने वाले उत्खननकर्ता थे। क्या नाम था उनका? राखलदास बनारसी। खुदाई उन्होंने पूरी नहीं की। उसके बाद 1922 से लेकर 30 तक सर जॉन मार्शल ने इसकी खुदाई की और खुदाई में बहुत गहराई तक हो गई। और उसके बाद दुनिया को ये मालूम पड़ा कि बहुत संपन्न नागरिक सभ्यता इस टीले के नीचे दबी पड़ी है। और जैसे कि मैंने हड़प्पा सभ्यता के उस वीडियो में आपको जानकारी दी थी कि हड़प्पा में उस नगर में हमको विशाल एक दुर्ग मिला है, उसी तरह का एक दुर्ग हमको मोहनजोदड़ो में भी हमको प्राप्त हुआ है। उसमें नगर के पश्चिम की तरफ एक यहाँ पर दुर्ग मिला है। और यहाँ एक और बात है कि मोहनजोदड़ो में जो खुदाई में अवशेष मिले हैं हमको, वो हड़प्पा की तुलना में अधिक सुरक्षित है। यानी कि हड़प्पा में जो हमको वस्तुएं मिल रही हैं, जो मकान मिल रहे हैं, जो खंडर मिल रहे हैं, वो सुरक्षित रहे हैं। उनमें बहुत कुछ नष्ट हो चुके हैं, परंतु उस हड़प्पा की तुलना में जो मोहनजोदड़ो के नगर हैं, जो अवशेष हैं, वो कुछ बेहतर स्थिति के अंदर है। और इसलिए हम उस हड़प्पा की तुलना में मोहनजोदड़ो के बारे में अच्छी तरह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ के अवशेष हमको कुछ ज़्यादा सुरक्षित दिखाई दे रहे हैं। आइए हम उस मोहनजोदड़ो नगर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि उसको जो हम नगर कह रहे हैं, उस नगर की सड़कें कैसी थी, उस नगर की मकान कैसे थे, उस नगर के किले कैसे थे, उस नगर के मकान के अंदर की स्थिति क्या थी। इन सारी की सारी बातों की जानकारी हम इस वीडियो के अंदर प्राप्त करेंगे। सबसे पहली विशेषता इस शहर की थी, मोहनजोदड़ो नगर की थी, वहाँ पर सड़क के दोनों ओर हमको मकान मिलते हैं। आधुनिक नगरीय पद्धति के अनुसार ही आज से हजारों साल पहले सैन्य सभ्यता का ये मोहनजोदड़ो नगर इस बात से परिचित था कि सड़क के दोनों ओर मकान कैसे बनाए जाते हैं। तो सड़क के दोनों ओर मकान बनाए जाते थे और वो मकान भी पक्की ईंटों के हैं। इतिहास में बहुत कम सभ्यताओं उन्हें उस जमाने में, उस युग में पक्की ईंटों का प्रयोग किया था, परंतु सैन्य सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी आज से हजारों वर्ष पूर्व पक्की ईंटों के मकान बनाने की परंपरा से, पद्धति से वो परिचित हो चुकी थी। तो जो मकान हमको मिले हैं, सड़क के दोनों ओर मिले हैं, पक्की ईंटों के मकान मिले हैं। और इन पक्की ईंटों को गारे से, मिट्टी के गारे से जोड़ा जाता था और कभी कभी उन मकानों को इन मिट्टी के गारों में चूना मिला के और उनको मजबूती दे दी जाती थी। कुछ विद्वान कहते हैं कि जो गरीबों के मकान होते थे, जिनके पास आय कम होती थी, उनके मकान अकेले मिट्टी के बने होते थे, मिट्टी के गारे से उनको जोड़ा जाता था। परंतु जो संपन्न वर्ग था वो मकान बनाते हैं अपने उस मिट्टी के गारे में चूने का भी प्रयोग कर लेता था। तो इस तरह जो मकान हमको चाहे छोटे मिले हों या बड़े मिले हों, परंतु वो पक्की ईंटों के मकान हमको मिले हैं। हमको कुछ मकान बहुमंजिला भी मिले हैं। बहुमंजिला मकान का पता इस बात से चलता है कि ये हमको उन मकानों में सीढ़ियाँ मिली हैं। वो सीढ़ियाँ बनी बनाई जाती हैं जहाँ पर हमको ऊपर जाने का रास्ता देना होता है। तो सैन्य सभ्यता के मकानों में हमको नीचे की मंजिल में सीढ़ियाँ हमको प्राप्त हुई हैं, जो इस बात का द्योतक है कि शायद वो कई मंजिला मकान बनाते होंगे। समय के साथ हालांकि कई मंजिल नष्ट हो गई होंगी, परंतु हम ये मान सकते हैं सीढ़ी के माध्यम से ये मकान बहुमंजिला होते थे। उन मकानों की एक और विशेषता थी कि उन मकानों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य राजमार्ग की ओर नहीं खुलती थी। उनकी जो खिड़कियां थी वो छोटे रास्तों की ओर खुलती थी। शायद सुरक्षा की दृष्टि से इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुख्य राजमार्ग की तरफ दरवाजे न हों, बल्कि छोटे रास्तों की तरफ उनके दरवाजे रखे जाएं। और सामान्यतः जो
छोटे मकान हैं वो 30 फुट लंबे और 27 फुट चौड़े हैं। जो छोटे मकान हैं उनका आकार, उनकी साइज 30 फुट चौड़ी है और 27 फुट लंबी, 30 फुट चौड़ी, 30 फुट लंबी है और 27 फुट चौड़ी है। और ऐसे मकानों में 4-5 कमरे तक हमको मिले हैं। परंतु जो बड़े मकान मिले हैं उनका साइज भी बड़ा है और उनमें कमरों की संख्या अधिक है। वहां पर जो और सुविधा है उनकी संख्या हमको और अधिक मिलती है। विशाल भवनों का जो हमको एक और विशाल भवन के भग्नावशेष मिले हैं और ये जो भग्नावशेष है, जो विशाल भवन मिला है वो 242 फुट लंबा है और 115 फुट चौड़ा है। यानी कि इन भवनों की संख्या में एक विशाल भवन हमको इस मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ है जो 242 फुट लंबा है और 115 फुट चौड़ा भवन हमको प्राप्त हुआ है। मैंने जैसे बताया था कि इन भवनों के दरवाजे मुख्य मार्ग को नहीं खुलते थे, परंतु उनके दरवाजे बड़े होते थे, चौड़े होते थे और इतने बड़े और चौड़े होते थे जिनमें आसानी से बैलगाड़ी प्रवेश कर सकती थी या कोई बड़ा पशु उनके अंदर प्रवेश कर सकता था। इतने बड़े दरवाजे वहां पर रखे जाते थे। जो इन मकानों में जो दीवारें बनाई जाती थी, दीवारों में खिड़कियां होती थी, पर्याप्त हवा का प्रबंध किया जाता था, शुद्ध वायु के आने के लिए पर्याप्त मात्रा में खिड़कियां रखी जाती थी और जो दीवारें होती थी वो पक्की ईंटों की बनाई जाती थी और शायद ये पक्की ईंटें आग के अंदर पकाई जाती थी। और सभ्यताओं के अंदर हमें धूप में पकाई ईंटों के अवशेष मिलते हैं, परंतु मोहनजोदड़ो के अंदर जो हमको मिली है ईंटें जो मिली है वो आग के अंदर पकाई हुई ईंटें प्राप्त होती हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आग से पकाई हुई जो ईंटें हैं हमको इस मोहनजोदड़ो के अंदर प्राप्त होती हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि ईंटों को जोड़ने के लिए मिट्टी के गारे का प्रयोग किया जाता था। मैके जो इतिहासकार हैं वो उन दीवारों के ऊपर प्लास्टर की भी चर्चा करते हैं कि इन ईंटों के ऊपर प्लास्टर भी किया जाता था और जो सीढ़ियां होती थी वो या तो पत्थर की बनाई जाती थी या लकड़ी की बनाई जाती थी। घर के बीच में आंगन होता था और एक कोने के अंदर किचन होता था, चौका होता था और उस चौके के साथ साथ उस मकान के अंदर एक कुआं भी होता था। और अधिकांश इन नगरों के अंदर जो कुएं पा गए हैं, इन मकानों के अंदर जो कुएं पा गए हैं वो पक्के बने हुए होते थे, पक्की ईंटों के बने हुए होते थे और कहीं कहीं इन कुओं के अंदर उतरने के लिए सीढ़ियां भी बनाई जाती थी। यानी प्रत्येक मकान के अंदर कुएं और कुएं के अंदर सीढ़ी, ये बहुत बड़ी विशेषता सैन्य सभ्यता के अंदर हमको दिखाई देती है। एक और मुख्य विशेषता थी कि प्रत्येक घर में स्नानागार होता था, प्रत्येक घर में शौचालय होता था। आज से हजारों साल पुराने भारत में स्वच्छता की कितनी अच्छी परंपराएं थी। आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि प्राचीन भारत की इस महान सभ्यता के अंदर उनको शौचालय प्राप्त हुए हैं। एक बहुत बड़ी स्वच्छता का एक उदाहरण है कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता के अंदर घरों में हमको शौचालय प्राप्त हुए हैं। मुख्य द्वार के पास ही स्नानागार और शौचालय बनाए जाते थे। शायद जल निकासी की प्रबंध के लिए जल आसानी से निकल जाए, मेन सड़कों की जो नालियां हैं वहां तक इन मकानों का जल पहुंच जाए, इसलिए इनको मुख्य दरवाजे के पास रखा जाता था। प्रत्येक मकान के अंदर नालियां होती थी और उन नालियों का संबंध मुख्य सड़क पर बहने वाली नालियों के साथ होता था। यानी कि उस युग के अंदर गंदगी घरों में न रहे, सड़कों पर जल भाव न हो, इस ज्ञान से ये लोग परिचित थे और घरों की नालियों को मुख्य सड़क की नालियों से जोड़ा जाता था। ये एक बहुत बड़ी विशेषता थी। तो इन नालियों के जो फर्श होते थे वो भी पक्के होते थे और साथ साथ जो शौचालय और स्नानागार थे उनके फर्श भी पक्के रखे जाते थे। एक और मतलब अगर मैं ये कहूँ कि उस युग के लोग इस बात से अच्छी तरह परिचित थे कि अगर शौचालय का और स्नानागार का फर्श पक्का होगा तो पानी की निकासी बहुत अच्छी होगी, मकानों में सीलन नहीं आएगी और वो पानी, गंदा पानी जो है वो आसानी से मुख्य सड़क के साथ ये जो नाली है उसमें डाला जा सकेगा। तो इस तरह वहाँ मकान बनाने की परंपरा हमको, पक्के मकान बनाने की परंपरा हमको, रोशनदान मकान बनाने की परंपरा हमको दिखाई देती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये मोहनजोदड़ो की सभ्यता
नगर निर्माण में अग्रणी थी। वो सड़क बनाने की परंपरा से परिचित थे, वो नालियों की परंपरा से परिचित थे, वो अच्छे स्वच्छ हवादार मकान बनाने की परंपरा से परिचित थे। अब आइए हम उस विशाल स्नानागार की बात करते हैं जो हमको मोहनजोदड़ो में मिला है। ये बहुत विशाल स्नानागार है जो कि उत्तर से दक्षिण तक, जो कि 54 फीट लंबा है, 54 मीटर लंबा है। बहुत बड़ी साइज 54 मीटर लंबा स्नानागार है, जिसकी चौड़ाई पूर्व से पश्चिम तक 33 मीटर है। यानी कि अगर हम उसकी लंबाई की बात करूं तो उत्तर से दक्षिण तक ये 54 मीटर लंबा और पूर्व से पश्चिम में ये 33 मीटर चौड़ा विशाल स्नानागार है। और इस स्नानागार के बीचों बीच इसके प्रांगण में एक विशाल जल कुंड है, जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं, जिसमें कि पानी भरा जाता था और जहाँ की नहाया जाता था। और जो जल कुंड है उसकी चौड़ाई भी 39 फुट लंबा है, 23 फुट चौड़ा है और 8 फुट गहरा है। यानी ये जो विशाल स्नानागार का जो पूरा प्रांगण है, जो जल कुंड है या जल भरा जाता था, वो 39 फुट लंबा है, 23 फुट चौड़ा है और उसकी जो गहराई है वो 8 फुट थी। और उसमें उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई जाती थी। और इसके साथ साथ इस जलाशय का, इस जल कुंड का जो फर्श है वो पक्की ईंटों से बनाया गया है, ताकि जल भरा, ताकि उसमें सील न हो और जल का कोई निकास उसमें संभव न हो सके। और एक और आसपास के और इस जलकुंड के आसपास बरामदे बनाए गए थे और उन बरामदों के पीछे कई कमरे बनाए गए थे। यानी कि इस जलाशय में इस जल जो स्नानागार है उसमें बरामदे थे, कमरे थे, बहुमंजिला कमरे थे। कमरों में के अंदर हमको सीढ़ी मिली है और एक कमरे के अंदर हमको कुंड मिला है, एक कमरे के अंदर हमको कुआं मिला है। शायद इस कुएं के जल से इस जो कुंड था उसके अंदर जल भरा जाता था, तो इस कुएं के जल से उस कुंड को भर के इस कुंड का उपयोग नहाने के लिए किया जाता था। प्राचीन भारतीय परंपराओं में हम जल का भी विशेष महत्व देखते हैं। विशेष अवसरों पर सरोवरों में स्नान किया जाता था, जलाशयों में स्नान किया जाता था। सैन्य सभ्यता के इस नगर के अंदर जो ये विशाल स्नानागार है, इसका प्रयोग कैसे किया जाता था, कौन लोग इसका प्रयोग करते थे, कैसे करते थे, इसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त नहीं होती। परंतु प्राचीन भारतीय परंपराओं को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इस विशाल जलाशय का प्रयोग धार्मिक प्रयोजन के लिए किया जाता होगा, शायद धर्म अनुष्ठान के लिए किया जाता होगा। धर्म अनुष्ठान करने से पहले इस पवित्र जल के अंदर स्नान किया जाता होगा। इसकी जो कोठरियाँ थी, इसके अंदर जो बने हुए कमरे हैं, उन कमरों का प्रयोग शायद मंदिर के पुजारी करते होंगे। वो स्नान करके शायद ऊपर के कमरों में पूजा पाठ किया करते होंगे। ऐसी विद्वानों की अवधारणा है। तो आज की इस वीडियो में आपको इस बात की जानकारी दी है कि वहाँ पर बहुत अच्छे हमको मकान मिले हैं और विशाल स्नानागार मिला है, जो कि शायद तत्कालीन विश्व का प्राचीनतम स्नानागार हम उसको कह सकते हैं।